नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लियर विजन संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में। प्यारे विद्यार्थियों, दो टॉपिक्स को लेकर के हमने काफी विस्तृत चर्चाएं करी और इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं तीसरे टॉपिक के साथ में। और टॉपिक आपके सामने है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट की कक्षाओं में आपने देखा होगा कि हमने चीजों को काफी अच्छे स्तर पर पढ़ा और अच्छे स्तर पर उन चीजों को इतना विस्तृत पढ़ने का जो कारण था वो यही था कि वो जो पिछले टॉपिक थे सामान्य परिचय, आपके भौतिक प्रदेश, वो जाकर के नए टॉपिकों का आधार बने। ठीक है ना। और इस अपवाह तंत्र को हम शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफी अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट और आसान भाषा में आप तक पहुंचा दिया जाए। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं तो अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किन चीजों को पढ़ा जाता है। अपवाह तंत्र के अंदर हम नदियों को शामिल करते हैं। नदियां हमें यहाँ पर पढ़नी है और क्योंकि नदियां पढ़नी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नदी किसे कहा जाता है। सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं और नदी के बारे में आप देखते हैं तो जो नदी क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों, नदी क्या होगी, रिवर क्या होगी, तो प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल की धारा नदी कहलाती। तो नदी क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल की धारा, वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी नदी। ठीक है। और यदि बात करें कि एक शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शब्द है अपवाह। अपवाह क्या है, तो अपवाह के बारे में भी सुन लो। जो नदियां हैं वो नदियां एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होती हैं। नदियां एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होती हैं, जिसे नदी का अपवाह कहा जाता है। निश्चित मार्ग से प्रवाहित होती हैं जिसे नदी का अपवाह कहा जाता है, ठीक है। ये आपका नदी का अपवाह हो गया, अपवाह कहा जाता है, ड्रेनेज कहा जाता है। दूसरी बात करें आपसे तो एक और बात आती है, और अब बात हम कर रहे हैं अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है। अपवाह तंत्र क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो अपवाह तंत्र भी देख लो एक बार, ये क्या है अपवाह तंत्र। देखो अपवाह तंत्र के बारे में समझो आप। पहले मैं एक डायग्राम समझाता हूं आपको, फिर इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। ठीक है ना। देखो भाई एक बार कि इस प्रकार से ये कोई नदी है और ये नदी है मान लो आपकी गंगा। ये गंगा नदी है। गंगा में आप देखेंगे तो गंगा में आकर के एक और नदी मिलती है प्रयाग के अंदर, और बेटा इसका जो नाम है, इसका नाम है यमुना। एक गंगा है, गंगा में मिलने वाली यमुना है। यमुना में आप देखते हैं तो जनापाव की पहाड़ियों से आकर के और इटावा उत्तर प्रदेश में एक और नदी मिलती है, और इसका नाम है कौन सी, इसका नाम है चंबल। ये चंबल है। इसके अलावा चंबल में आप देखते हैं तो चंबल में एक और नदी राजस्थान से आकर मिलती है, और इस नदी का नाम है बनास। ठीक है ना। फिर बनास के अंदर मिलती है आकर के। इस प्रकार से आपने देखा गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, और फिर चंबल की सहायक नदियां। गंगा जो है, गंगा ये एक मुख्य धारा है, मुख्य नदी है, या आप कहें कि यह क्या है, एक मुख्य धारा है। एक बात होगी बेटा। दूसरी बात करें तो ये जो यमुना है, ये यमुना इस गंगा की क्या है, ये इसकी सहायक धारा है या सहायक नदी है। मुख्य नदी हो गई गंगा, गंगा की कौन सी होगी, सहायक होगी। फिर जो यमुना है, यमुना की सहायक कौन है, चंबल। और चंबल जो है ये यमुना की तो सहायक होगी, लेकिन गंगा के संदर्भ में इसके कहेंगे गौण सहायक। चंबल को गंगा की कहेंगे गौण सहायक नदी है, ये गौण सहायक है। और इसके बाद में आप बात करें बनास की, तो बनास जो है ये गंगा के लिए शामिल होगी कौन सी नदियों में, उपगौण सहायक नदियों में शामिल होगी, उपगौण सहायक।
तो कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि एक मुख्य नदी है गंगा, इसकी सहायक नदी है यमुना, और फिर इसकी गौण सहायक है चंबल, फिर इसके बाद उपगौण सहायक कौन सी है, बनास। बेटा जी आप कहेंगे कि कोई मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी, उसकी गौण सहायक नदी, उसकी उपगौण सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से होकर ये नदियां प्रवाहित होती हैं, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, अपवाह के नाम से जानते हैं, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ये एक पैटर्न का निर्माण करती हैं, एक निश्चित पैटर्न बनाती हैं, और इसी निश्चित पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अब इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, और परिभाषा में आप कहेंगे किसी मुख्य नदी, किसी मुख्य नदी, मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, सहायक नदी, उसकी गौण सहायक नदी, गौण सहायक नदी, गौण सहायक नदी, गौण सहायक नदी तथा उपगौण सहायक नदी, उपगौण सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र, अपवाहित क्षेत्र, अपवाहित क्षेत्र अपवाह तंत्र कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो ये आपका हुआ अपवाह तंत्र। तीन चीजें आपने देखी, नदी किसे कहा जाता है, अपवाह किसे कहा जाता है, और अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है। ठीक है ना। देखो प्रश्न हालांकि यहाँ से नहीं आते हैं, परंतु सामान्य जानकारियां इनके बारे में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और बेटा आगे की तरफ आप बात करेंगे तो एक होता है जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, या इसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। ठीक है ना। कैचमेंट एरिया ये क्या है, इसके बारे में आप दो बातें समझने का प्रयास करें। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, तो किसी भी नदी, कोई भी नदी कहें, कोई भी नदी, कोई भी नदी, कोई भी नदी, कोई भी नदी, लेकिन नदी कैसी होनी चाहिए, बड़ी नदी होनी चाहिए, छोटी नदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। कोई भी नदी जिस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, उसे नदी का, उसे नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। देखो एक बार डायग्राम को समझो एक बार। ये गंगा नदी थी। अब गंगा नदी जितने भी क्षेत्र से क्या कर रही है, जल को प्राप्त कर रही है, ये सारा का सारा जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, इस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। जैसे गंगा का जो कैचमेंट एरिया है, गंगा का कैचमेंट एरिया उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, हरियाणा के अंदर भी थोड़ा सा है, ठीक है ना, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। इन सभी क्षेत्रों से गंगा क्या करती है, जल को प्राप्त करती है। ठीक है ना। तो ये आपका होगा जल ग्रहण क्षेत्र। इसके अलावा एक होता है वाटर साइड एरिया, वाटर साइड एरिया, वाटर साइड एरिया, वाटर साइड, वाटर साइड एरिया। वाटर साइड एरिया क्या होगा, इसको भी सुन लो एक बार, ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा, वाटर साइड ही पढ़ा जाएगा। देखो वाटर साइड क्या होगा, छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है, वाटर साइड। बड़ी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होगा उसे कैचमेंट एरिया, और जो छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, वाटर साइड एरिया। तो हम कहेंगे छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र,
तो छोटी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसे ही कहा जाता है वाटरशेड एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका वाटरशेड एरिया। तो बेटा इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम अगर कुछ और बातों की बात करें तो आपके इसमें एक प्रश्न काफी अच्छा हो सकता है, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ इस प्रश्न की। बढ़िया प्रश्न है, मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन था तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करो बेटा। एक है प्रोफेसर के एल राव, प्रोफेसर के एल राव, इनके अनुसार, प्रोफेसर के एल राव के अनुसार भारत में 1.6 किलोमीटर से 1.6 किलोमीटर लंबाई की 10,360 नदियां मिलती हैं। ध्यान देना एक बार, डिजिट अच्छी खासी है ये, है ना, बढ़िया डिजिट है भाई। देखो एक बार, भारत में ऐसी कितनी नदियां हैं जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है, उतनी नदियों की संख्या है 10,360। भारत में 10,360 ऐसी नदियां हैं बेटा जिनकी लंबाई 6 किलोमीटर है। इतनी नदियां देख लो आप कितनी ज्यादा होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यदि, तो अब जो अगली अपनी बातें आती हैं ये आती हैं कि जो नदियां हैं इन नदियों में क्या प्रवाहित होता है। तो भाई नदियों में ऐसा तो है नहीं कि नदियों में दूध प्रवाहित होगा, या नदियों में ऐसा तो है नहीं कि जो नई जनरेशन का अमृत जिसे कहा जाता है दारू प्रवाहित होती है ना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ठंडी बियर प्रवाहित होती है नदियों से होकर के। नदियों से होकर तो जीवन धारा प्रवाहित होती है, जल प्रवाहित होता है, ठीक है ना। और यदि हम बेटा जल की बात करते हैं तो जल की यदि बात करें तो देखो जल क्या है ना। तो जल तो क्या है, जल H2O है, इतना ही जल तो। लेकिन जल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है ये सुनो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो जल का अध्ययन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, एक आता है जल का अध्ययन, ठीक है ना। तो जल का अध्ययन बताना है, जल का अध्ययन बात करेगा तो जल का अध्ययन कहलाएगा हाइड्रोलॉजी। तो जल का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो समुद्र या महासागर होते हैं, और समुद्र के अंदर भी क्या होता है, जल होता है। तो समुद्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो समुद्रों का अध्ययन जो कहलाएगा, तो समुद्रों का अध्ययन कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा ओशियनोलॉजी, ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा ओशियनोलॉजी। इसके बाद में अगर बात करें तो देखो झीलों का जो अध्ययन होगा, है ना, झीलों का अध्ययन, ये झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा। अब कई दिमाग लगा लेते होंगे मेरे हिसाब से कि समुद्र को ओशन कह रहे हैं तो ओशन का ओशनोलॉजी, झील कह रहे हैं तो झीलों का अध्ययन की बात करें तो लेक आती है ना, और लेक के हिसाब से लेकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जुगाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचने लग गए तो फिर कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा कि बता कि मटके के अंदर भी जल होता है, तो फिर आप वहां पर मटकोलॉजी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो झीलें जो होंगी झीलें, उन झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। देखो अभी लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे एसएससी के, ये क्वेश्चन आया था हाइड्रोलॉजी, ठीक है। अभी इससे पहले एसएससी की जो परीक्षाएं हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था लिम्नोलॉजी, काफी चर्चित क्वेश्चन है। अब मैं आपको रेयर प्रश्न की बात कर लेता हूँ आपसे, और रेयर प्रश्न है नदियों का अध्ययन, ठीक है ना, नदियों का अध्ययन। देखो नदियों का जो अध्ययन होगा ना, ये नदियों का अध्ययन कहलाएगा पोटेमोलॉजी। बढ़िया क्वेश्चन है, पोटेमोलॉजी, बहुत कम इसकी चर्चा होती कक्षाओं में। तो नदियों का अध्ययन कहलाता है कि कौन सा, पोटेमोलॉजी कहलाता है, पोटेमोलॉजी, ये नदियों का अध्ययन होगा। अगर विकल्प में आपको यहाँ पोटेमोलॉजी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर कौन सा दे सकते हैं, लिम्नोलॉजी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लिम्नोलॉजी का विकल्प हो सकता है, पोटेमोलॉजी का विकल्प हो सकता है लिम्नोलॉजी, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन है पोटेमोलॉजी ठीक होगा, और अगर सिंगल वन ऑप्शन दे रखा है लिम्नोलॉजी तो फिर आप करोगे लिम्नोलॉजी करोगे, ठीक है ना। ये अपना हुआ अध्ययन। अब हम विभाजन करते हैं, और किस प्रकार से नदियों का विभाजन करते हैं। तो जो अपवाह तंत्र है, उस भारत के अपवाह तंत्र को हम दो आधारों पर विभाजित करते हैं, ठीक है ना। और दो आधार कौन कौन से होंगे, तो बेटा दो आधार आपके होंगे, एक उत्पत्ति का आधार होगा, और दूसरे आधार की अगर बात करें तो दूसरा आधार होगा उद्गम का आधार। भारत का जो अपवाह तंत्र है, इस भारत के अपवाह तंत्र को दो आधारों पर आपने विभाजित किया। इसके लिए जो सबसे पहला आधार है, ये हम आधार लेते हैं, और ये आधार लेते हैं उत्पत्ति का आधार। पहला जो आपका आधार है ये है उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति का आधार, ठीक है ना, उत्पत्ति का आधार। और दूसरा जो आधार है ये है जल विसर्जन का आधार, जल विसर्जन का आधार। दूसरा है जल विसर्जन का आधार, ठीक है। अगर आप उत्पत्ति की बात करते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को हम सामान्य प्रकार से बेटा दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो ऐसी नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, और एक ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो एक तो हम बात कर रहे हैं कि एक तो है हिमालयी नदियां हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो है वो नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयी नदियां। और भाई दूसरी जो नदियां हैं ये कौन सी हैं, ये है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। नदियां एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपकी मन में रह जाएगी ऐसे कैसी। तो मन में मत रखना, एक बार इसको देख ही लो, अपना थोड़ी कुछ जा रहा है, देखो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो सुनो भाई, हिमालयी नदियों में सबसे बढ़िया नदी, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेंगे, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप जाएंगे तो काली, कोसी, गंडक, घाघरा, महानंदा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, जितनी भी ये हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सारी सहायक, अधिकांश सहायक नदियां, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, हिमालय, यानी कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, हिमालय से हो रही है। दूसरी बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों में देख लो, बढ़िया बढ़िया नदी है सारी की सारी। और इसमें आप देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है, पंपा है, तो परीक्षा में आएगा ही क्वेश्चन, पंपा, पेरियार है, वैगई है, ब्राह्मणी है, ठीक है ना, ब्राह्मणी है। ऐसे कुल मिलाकर के और काफी सारी नदियां जो कहाँ से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या फिर जाकर के अरब सागर में, या फिर अपने प्रवाह मार्ग में ही क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती, ठीक है ना। घग्गर भी हिमालयी नदियों में आती है, घग्गर। इसके अलावा अब देखते हैं जल विसर्जन का आधार, और जल विसर्जन के आधार पर बातें करें तो भाई जल विसर्जन में आप देखोगे तो जल विसर्जन में आप पाएंगे, देखो जल विसर्जन के आधार पर, और जल विसर्जन में बात करें तो तीन प्रकार से आप कह सकते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का
अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र है। दूसरी बात करें तो दूसरा अपवाह तंत्र आपका आएगा, इसे कहा जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र है। और तीसरा जो अपवाह तंत्र आपका आएगा इसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है ना, आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक तो अपवाह तंत्र को आपने बांट लिया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बांट लिया आपने जल विसर्जन के आधार पर। ऐसे हम नदियों को पढ़ेंगे। हम जिस आधार को लेकर के बातें कर रहे हैं वो आधार लेके बात करेंगे उत्पत्ति का आधार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियों को और बेटा उसके बाद पढ़ेंगे फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों को। और हिमालयी नदियों में हम जहां से शुरू करेंगे तो सबसे पहली अपनी नदी होगी और इसका नाम है गंगा नदी। तो चलिए अपनी बातें शुरू करते हैं और बातें शुरू करेंगे हम गंगा नदी से। उससे पहले एक बार एक डायग्राम मैं आपको समझा देता हूं, उस डायग्राम को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये देखो मानचित्र भारत का, और इसमें मैं आपको एक मोटा मोटा व्यू बता देता हूँ नदियों के बारे में। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ नदियां दिखाई दे रही है अपने को। यहाँ पर मानसरोवर झील पड़ती है, इस मानसरोवर झील से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है सिंधु। ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी आकर के विलीन होती है अरब सागर में। और सिंधु नदी में आप देखेंगे तो सिंधु में एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है सिंधु का में जो मिलती है झेलम। फिर एक आती है चिनाब, फिर एक मिलती है इसमें आकर के रावी। फिर एक नदी आती है इसका नाम है सतलज। एक बार एक छोटा सा, ये चिनाब है, झेलम है, रावी है, और फिर यहां से एक नदी आती है इसका नाम है व्यास, ठीक है ना। इधर से ऊपर की तरफ से हुंजा, श्योक, गिलगित ये आकर मिलती है यहाँ से काबुल नदी। तो इस प्रकार से एक नदी का अपवाह तंत्र बनता है और इस अपवाह तंत्र को हम सिंधु नदी का अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक यहाँ से नदी आ रही है, इसका नाम है गंगा। गंगा में सहायक नदियां बहुत सारी आकर मिलती हैं और ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से गंगा में फिर मिलेगी एक यमुना, फिर यहाँ से एक आएगी चंबल, इसमें बनास, ये सारी की सारी केन, बेतवा वगैरह वगैरह। फिर यहाँ से एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सोन, ठीक है ना। सोन में मिलेगी उत्तरी कोयल। फिर गंगा से एक ट्रिब्यूटरी अलग होती है हुगली, हुगली में मिलती है आकर के दामोदर। और इस प्रकार से ये जो अपवाह तंत्र बनता है ये कौन सी नदी का आ जाता है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ मानसरोवर झील से एक नदी आती है, इसका नाम है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के मिलती है गंगा के साथ में और फिर ये गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में। इसमें अंदर दिबांग, सुबनसिरी, लोहित वगैरह वगैरह कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, तीस्ता वगैरह, इस प्रकार से। और ये अपवाह तंत्र बनता है एक ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। फिर प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे तो नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो मुख्य नदी एक पेरियर आएगी, एक पंपा नदी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखते हैं तो गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है। फिर इनकी सहायक नदियां हैं बहुत सारी। तो ये जैसे एक और नदी आप देखोगे तो कावेरी नदी आएगी। तो ये जो अपवाह तंत्र बनता है नीचे, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। तो ये सारी नदियां हम एक एक करके और इन्हीं की डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं
गंगा नदी का अपवाह तंत्र। सबसे पहली बात है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। चलो भाई देखो, सबसे पहले नदी को हम पढ़ेंगे गंगा नदी के अपवाह तंत्र में, और यहाँ हम विस्तृत जानकारी लेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम डायग्राम के साथ चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात गंगा नदी के बारे में, भारत की सबसे बड़ी वह सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी। अब आप कह सकते हो कि सर ये क्या जरूरत है लिखवाने की, सभी को पता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लिखवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है इस प्रश्न को क्योंकि पिछली बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न आ गया लास्ट भर्ती में कि भारत की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है ना। अब कई तो दिमाग लगा हुए होंगे वहां पर, क्या इतना आसान प्रश्न नहीं आ सकता पेपर के अंदर, और इसका मतलब ये हो गया कि इतना आसान अगर नहीं आ सकता तो इसका उत्तर गंगा तो शायद नहीं होगा। शायद गंगा नहीं है, कुछ ना कुछ और है। इस चक्कर में कईयों ने तो वैसे ही गलत कर दिया होगा, जबरदस्ती बिना बात ही गलत कर दिया होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पवित्र नदी है। अगर इसके अलावा आपसे बात कर ले, मैं नोट करवा देता हूं यहाँ पर, आपसे कह दे कि यदि वर्तमान समय में भारत की सबसे पवित्र गंगा है, तो यहाँ पर हम जो बिंदु नोट कर रहे हैं वो ये है कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो वैदिक काल की सबसे पवित्र जो नदी आएगी, ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी आएगी जिसका नाम है सरस्वती। और वर्तमान में सरस्वती के रूप में किसे जानते हैं, तो घग्गर नदी को जाना जाता है, जो प्रवाहित होती है आपकी हिमाचल प्रदेश, थोड़ी हरियाणा और फिर राजस्थान। इसके अलावा वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी है ना, इस वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी का नाम है, इसका नाम है कौन सी, सिंधु। सिंधु सबसे प्रमुख नदी थी जिससे व्यापार काफी हुआ करते थे, और सबसे पवित्र नदियों में किसको मानी जाती है, तो वो मानी जाती है सरस्वती को। दूसरी बात होगी भाई। अब आप आगे आ जाओ इस प्रश्न के आगे, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो गंगा है, इस गंगा की कुल लंबाई कितनी है। सबसे पवित्र जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो बेटा कुल लंबाई की जब बात करेगा तो गंगा की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। हमेशा परीक्षाओं में वो सब प्रश्न पूछे गए हैं जिनके आंकड़े सबसे ज्यादा सरल थे। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो सरल आंकड़े होते हैं। चंडीगढ़ पुलिस में आया, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कुल NH 111। बता दो दोनों आंकड़े आपको क्या दिख रहे हैं। जो सरल आंकड़े हैं वो जरूर एक बार प्रश्न में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जिस पर भी आपको लगे कि ये सरल डिजिट है उसी को याद कर लेना, ठीक है ना। तो गंगा की जो कुल लंबाई होगी वो कुल लंबाई होगी 2525 किलोमीटर। देखो दूसरी बात है कि भारत में लंबाई, गंगा की भारत में लंबाई, और बेटा भारत में लंबाई की बात करेगा तो भारत में लंबाई है, और भारत में लंबाई है 2100 किलोमीटर। भारत में कुल लंबाई 2100 किलोमीटर है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक समय था और ये वर्ष था 2008। वर्ष 2008 में क्या हुआ, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसके अलावा गंगा में एक जलीय जीव मिलता है और इसे अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2009 इसे गंगाई डॉल्फिन को, ये जीव है इसका नाम है गंगाई डॉल्फिन,
गंगाई डॉल्फिन। और जो गंगाई डॉल्फिन है, इस गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया 2009 में, वो किसे घोषित किया गया था? गंगाई डॉल्फिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम पढ़ेंगे गंगा का, डुबकियां लगवाएंगे सभी प्रयागों में। देखो ध्यान दो एक बार, एक क्वेश्चन आप और भी ध्यान रखेंगे नोट करके। ये पूछा गया था सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के कोई हेड कांस्टेबल की परीक्षा में आया था ये। अच्छा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदी, तो सर्वाधिक राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदी, तो सर्वाधिक राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदी जो है, वो सर्वाधिक राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदी भी कौन सी है? ये भी अपनी गंगा है। और सर्वाधिक राज्य 5 हैं, 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड है बेटा, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में आप देखेंगे तो झारखंड है, बिहार है, बिहार के बाद झारखंड, बिहार है, बिहार के बाद में कौन सा है? झारखंड है, बिहार के बाद झारखंड है, और फिर एक आपका आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर के और गंगा नदी प्रवाहित होती है। एक बार दोबारा से आ जाओ, इन चीजों को वापस सुन लो। देखो गंगा नदी, और गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा जो नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी किसे कही गई है? सिंधु नदी को। गंगा की लंबाई 2525, भारत में लंबाई 2100। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और 2009 में गंगा में मिलने वाले गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है ना। इसके बाद गंगा जो है इस सर्वाधिक राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदी है, और ये सर्वाधिक प्रवाहित होती है 5 राज्यों से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से प्रवाहित होगी। इसके अलावा कुछ प्रश्न और देखते हैं आगे। उन प्रश्नों में देखो, गंगा जो है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई, और गंगा की यदि सर्वाधिक लंबाई की बात करता है तो बेटा गंगा की सर्वाधिक लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, और गंगा की सर्वाधिक लंबाई आएगी यूपी में। गंगा की न्यूनतम लंबाई, और गंगा की न्यूनतम लंबाई की बात करें, गंगा की न्यूनतम लंबाई की बात करता है तो ये न्यूनतम लंबाई आपको मिलती है, और ये मिलती है कहां पर? झारखंड में मिलती है। गंगा की न्यूनतम लंबाई कहां मिलेगी? झारखंड। इसके अलावा गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर, ये तो आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ा शहर, और आप पूछते के साथ बिल्कुल बता देंगे देखते ही, ये कौन सा है? प्रयागराज, जो बिल्कुल 200% गलत होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये आएगा आपका कानपुर। ठीक है ना। बिल्कुल पता नहीं ऐसे क्यों कल्पनाएं आती हैं, ऐसे भाव व्यक्त होते हैं कि शायद सबसे बड़ा शहर आपका इलाहाबाद होना चाहिए, अर्थात प्रयागराज होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन बेटा प्रयागराज नहीं होगा, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा आएगा? कानपुर आएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक की बातें हैं। अब हम डायग्राम पर चलते हैं, अब बेहतरीन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैसे याद होते हैं सब कुछ। चलो अब मैं आपको एक सैर करवाता हूँ, और ये सैर करवाता हूँ उत्तराखंड की सैर करेंगे। और उत्तराखंड में जब हम जाएंगे तो बेटा उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है, और इस ग्लेशियर को जिस नाम से जानते हैं, ये ग्लेशियर है आपका, इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है ना। सतोपथ ग्लेशियर है,
अब जब तक मैं नहीं कहूंगा जब तक आप उत्तराखंड में रहेंगे, ठीक है ना, उत्तराखंड से बाहर नहीं निकलना है। इस सतोपत ग्लेशियर से बेटा दो धाराएं निकलती हैं, और सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं कौन कौन सी निकलती हैं, इनको सुनो एक बार ध्यान से। सतोपत ग्लेशियर से एक धारा निकलती है और इस धारा को कही जाती है धौली गंगा। इस धारा को कही जाती है, इसका नाम है धौली गंगा। ये है धौली गंगा। और इसके अलावा दूसरी जो धारा आती है, इस दूसरी धारा को जिस नाम से जानते हैं ये नाम है विष्णु गंगा। एक धौली गंगा है और एक आपकी कौन सी है, विष्णु गंगा है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये विष्णु गंगा है, ये विष्णु गंगा है। और दोनों धाराएं जहां पर मिलती हैं, जहां पर दोनों धाराएं मिलेंगी, इस प्रयाग का जो नाम है, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। देखो गिनते जाओ अब आप सारे प्रयाग एक एक करके। इसका नाम आया और इसका जो नाम है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये लो भाई, ये आपका प्रयाग हुआ और इस प्रयाग का नाम है, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग आया और ये है विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि बताओ भाई, कि प्रश्न ये बताओ कि विष्णु प्रयाग में किन दो धाराओं का मिलन होता है। तो सतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली धौली गंगा और सतोपत ग्लेशियर से आने वाली विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं, और दोनों जहां मिलेंगी ये प्रयाग कौन सा होगा, विष्णु प्रयाग। अब जैसे ही दोनों धाराएं मिलती हैं, दोनों धाराओं के मिलने के बाद में इसे कहा जाता है अलकनंदा। देखो गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं, एक धारा है भागीरथी और एक दूसरी जो धारा है, इस दूसरी धारा का नाम कौन सी है, अलकनंदा। तो ये आई सबसे पहले धारा जिसका नाम था अलकनंदा। इस अलकनंदा में एक नदी आकर मिली और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। इसका नाम है नंदाकिनी। ये नंदाकिनी है और नंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है, ध्यान देना बेटा, ये अलकनंदा आ रही है, ये नंदाकिनी है। अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पर मिलती हैं, जहां पर दोनों मिलेंगी, यहाँ पर जो प्रयाग आपका पड़ता है, जो प्रयाग जो यहाँ बनता है, इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग आया और इस प्रयाग का नाम था नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में दो धाराओं का मिलन हुआ और नंद प्रयाग में दो धाराएं, एक अलकनंदा है और दूसरी कौन सी है, नंदाकिनी। अब यहाँ इसका नाम चेंज नहीं होता है, अभी चलती रहती है आगे, और इसमें चलते चलते आगे एक और नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है पिंडर। इस नदी का नाम है पिंडर। ये पिंडर नदी है और पिंडर नदी जाकर के जब अलकनंदा से मिलती है, पिंडर नदी का मिलन जब अलकनंदा से होता है, तो जैसे ही पिंडर अलकनंदा से मिलेगी वैसे ही इसका एक नया नाम पड़ जाएगा, यहाँ पर एक नया प्रयाग बन जाएगा और इस नए प्रयाग को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। तो ये आपका तीसरा प्रयाग हुआ और इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग हो गया। तो देखो एक बार आप याद कर सकते हैं, जहां पर विष्णु गंगा मिले वहां विष्णु प्रयाग, जहां पर नंदाकिनी मिले वहां पर नंद प्रयाग, और जहां पर पिंडर, और पिंडर के अंदर णय आ रहा है, णय से क्या बनता है, कर्ण। तो णय से आप मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके याद हो जाएगा ऐसे। पिंडर मिल रही है कर्ण प्रयाग, तो अलकनंदा पिंडर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, धौली गंगा विष्णु प्रयाग। आगे चलिए अलकनंदा, और आगे जब अलकनंदा चलती है, तो अलकनंदा जब आगे चलेगी तो आगे अलकनंदा में एक और धारा आकर के मिलती है, और ये जो और धारा आपकी आकर मिलेगी, इस धारा को कही जाती है, इस धारा को कही जाती है मंदाकिनी। और ये जब मंदाकिनी मिलेगी, मंदाकिनी जब मिलेगी, मंदाकिनी नदी जब मिलेगी, तो मंदाकिनी नदी के मिलने पर यहाँ पर जो प्रयाग बनता है, मंदाकिनी के मिलने पर बेटा जो प्रयाग बनता है, मंदाकिनी के मिलने पर जो प्रयाग बनता है, इसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग। इसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग। तो ये था आपका यहाँ पर, और इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। चौथा प्रयाग आया
और ये चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। देखो 6 प्रयाग बता दूंगा मैं आपको और याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रुद्रप्रयाग आ गया। ये सब उत्तराखंड की बातें, हम कहीं नहीं जा रहे उत्तराखंड के अलावा। ये मंदाकिनी मिल गई, मंदाकिनी मिल गई। अब आगे चल करके और अलकनंदा, आगे चल करके अलकनंदा इंतजार करती है। और इंतजार किसका करती है उसका देखो एक बार, इंतजार किसका कर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक और ग्लेशियर पड़ता है और इसे कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी के नाम से इसे जानते हैं। ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से, इस गंगोत्री ग्लेशियर से आपके दिमाग में आ गई होगी कि यहाँ से नदी कौन सी निकलती है। तो आपके दिमाग में मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ से निकलती है भागीरथी, जो 100% आपका गलत है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी नदी, जानवी नदी। ये जानवी नदी है बेटा। और जानवी नदी एक स्थान पहुंचती है और इस स्थान का नाम है गोमुख स्थान। इसका नाम है कौन सा, गोमुख स्थान। और गोमुख के बाद में, गोमुख के बाद में इस जानवी को, गोमुख स्थान के बाद में जानवी नदी को कही जाती है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी आ रही है और भागीरथी आकर के, और भागीरथी चलती 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 और भागीरथी एक और नदी से मिलती है रास्ते में और इसका नाम है, इसका नाम है भिलंगना। इसका नाम है भिलंगना नदी। ये भिलंगना नदी, भिलंगना नदी है। और भिलंगना जो नदी है, इस भिलंगना नदी का संगम होता है, इस भिलंगना का संगम होता है किससे, गंगा से। और जहां पर गंगा और भिलंगना, सॉरी भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना जहां पर मिलती हैं, यहाँ पर जो प्रयाग है, इस प्रयाग को कहा जाता है गोविंद प्रयाग। देखो नदियों में या गंगा नदी में ये 5वां प्रयाग आ गया और 5वां ये जो प्रयाग है, इस प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। ये है गोविंद प्रयाग। और इन दोनों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है और ये जो बांध है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। इस बांध का नाम है टिहरी बांध। तो बेटा टिहरी जो बांध है, ये टिहरी बांध आपसे पूछेगा तो कौन से राज्य में है, टिहरी परियोजना या टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो एक आपकी है भागीरथी और एक है आपकी भिलंगना, इनके संगम पर है टिहरी बांध। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलती है भागीरथी भिलंगना को लेकर के, और भिलंगना को लेकर के आगे चलती है भागीरथी और आगे जाकर के इसका मिलन होता है। आगे इंतजार कर रही होती है कौन, आगे इंतजार कर रही है अलकनंदा। और अलकनंदा जहां पर भागीरथी से मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को जिस प्रयाग के नाम से जानते हैं, जिस प्रयाग के नाम से जानते हैं, ये प्रयाग है आपका, ये प्रयाग है देव प्रयाग। और यहीं पर देव प्रयाग में पहली बार इन दोनों को, इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये है आपका देव प्रयाग, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन इससे आसान भाषा नहीं है इसको समझाने की। ये सबसे आसान भाषा थी जिसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। वापस से सुनेंगे आप ध्यान से, तसल्ली पूर्वक समझो, आराम से बैठ करके समझो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो सारे मैटर को वापस से। सतोपत ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड। सतोपत ग्लेशियर से एक नदी आई धौली गंगा, सतोपत से एक नदी आई जिसका नाम था विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों मिली और एक नया प्रयाग बना, पहला प्रयाग बना यहाँ पर। और इस प्रयाग को आपने कौन सा प्रयाग कहा, इस प्रयाग को आपने कहा कौन सा प्रयाग, ये कहा आपने विष्णु प्रयाग। ये आपका पहला प्रयाग बना विष्णु प्रयाग, ठीक है भाई। आगे देखो, प्रश्न दूसरा आया। जैसे ही धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली, इसका नाम पड़ा संयुक्त रूप से अलकनंदा। ये नदी बन गई कौन सी, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा जो नदी है, ये अलकनंदा आगे चली, अलकनंदा में आगे आकर मिली यहाँ पर। और आगे आकर जो नदी मिलती है, उस आगे आकर मिलने वाली नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां अलकनंदा से मिली बेटा, इस प्रयाग को एक नाम दिया और ये प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग। प्रयाग दो नदियों के मिलने का संगम स्थान होता है।
तो यहाँ पर दूसरा प्रयाग बन गया जिसका नाम है नंद प्रयाग। अलकनंदा आगे चली और अलकनंदा में अगली धारा आकर मिली पिंडर, और जैसे ही पिंडर मिली अलकनंदा में, यहाँ पर तीसरा प्रयाग बना। और बेटा इस तीसरे प्रयाग को आपने क्या कहा, इसे कहा आपने कर्ण प्रयाग। इसके बाद आगे चली अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे चली तो इसमें मंदाकिनी आकर मिली, और मंदाकिनी जब आकर के मिली तो मंदाकिनी के मिलने के बाद में यहाँ पर एक और प्रयाग बना, और इस प्रयाग को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, रुद्र प्रयाग। इंपोर्टेंट है काफी, ध्यान रखना, 3 स्टार क्वेश्चन है कि रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है ना। अब अलकनंदा आगे इंतजार करती है, और इंतजार किसका करती है, भागीरथी का। भागीरथी को समझ लो एक बार। गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में ही, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आई जिसका नाम था कौन सी, जानवी थी। जानवी नदी आई गोमुख स्थान, गोमुख के बाद में जानवी को कहा भागीरथी नदी, कहा भागीरथी। ये है आपकी भागीरथी नदी, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी नदी, ठीक है भाई, ये भागीरथी है। भागीरथी आगे चली और भागीरथी में एक नदी मिली जिसका नाम था कौन सी, बिलंगना नदी। बिलंगना और भागीरथी जहां मिलती है वहां प्रयाग कौन सा बनता है, गोविंद प्रयाग। और इन दोनों के संगम पर, अर्थात भागीरथी और बिलंगना के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, देखो बांधों को मैं लास्ट में एक बार करवाऊंगा, ठीक है ना। बांध सबसे ऊंचा कौन सा है, क्या कारण है, वैसे जो सबसे ऊंचा चट्टानापुरी जो बांध है भारत का वो कौन सा है, टिहरी। लास्ट में बांधों की श्रेणियां पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना। तो टिहरी बांध बना हुआ है, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बिलंगना भागीरथी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। मुख्य नदी भागीरथी है और सहायक कौन सी है, भागीरथी की बिलंगना। दोनों के संगम पर टिहरी बांध, उत्तराखंड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये इधर से भागीरथी आई, यहाँ पर इंतजार कर रही है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिली, और जहां पर जो प्रयाग बना, इस प्रयाग का नाम है आपका कौन सा प्रयाग, इसका नाम है बेटा देव प्रयाग। और देव प्रयाग से पहली बार दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये इतना सा आपका एक थोड़ा सा मैटर था। एक बार मैं एक लिख देता हूं यहाँ पर, इन चीजों को देखो एक बार। प्रमुख प्रयाग कौन कौन से आपने पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रमुख प्रयाग कौन कौन से आए, प्रमुख प्रयाग देखो, प्रमुख प्रयागों में सबसे पहले एक आया और इसका नाम था विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इसमें आपने कहा एक नदी है आपकी धौली गंगा, धौली गंगा, और एक नदी है आपकी जिसका नाम है कौन सी, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। दूसरा एक प्रयाग आया, और दूसरा जो प्रयाग आया, देखो एक बार दूसरा प्रयाग कौन सा था, दूसरा प्रयाग आया आपका नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग की बात करें तो नंद जो प्रयाग है, नंद प्रयाग, इस नंद प्रयाग में 2 नदियों का संगम है। यहाँ एक है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी है। इसके बाद में बात करें तो भाई तीसरा प्रयाग आया, और तीसरा जो प्रयाग है इसका नाम आपने पढ़ा, और ये है तीसरा कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2 नदियां हैं, एक है आपकी अलकनंदा और दूसरी एक नदी है, इसका नाम है पिंडर नदी, दूसरी है पिंडर नदी। इसके बाद आप देखते हैं तो एक अगली नदी है चौथा प्रयाग है, और इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग, इसका नाम है रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग की बात करें तो एक है आपकी, इसका नाम है अलकनंदा, और एक जो नदी है इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये आपका रुद्र प्रयाग है। इसके बाद अगर देखते हैं तो एक और बात आती है 5वां प्रयाग, और 5वां प्रयाग कौन सा है, ये है गोविंद प्रयाग।
और गोविंद प्रयाग को आप देखोगे तो गोविंद प्रयाग में एक भागीरथी है और एक नदी है आपकी बिलंगना, भागीरथी और बिलंगना। ठीक है, ये आपकी गोविंद प्रयाग में छठी है और ये छठा इंपॉर्टेंट प्रयाग है। और ये जो प्रयाग है इसका नाम है देव प्रयाग। ठीक है ना, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में नदी मिलेंगी आपकी भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जैसे ही मिलेंगी वैसे ही यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों को मिलने के बाद कहा जाता है कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नदी जो निर्मित हुई वो नदी है कौन सी? गंगा नदी। तो ये बातें यहाँ तक आपने आज पढ़ी हैं। आगे चर्चाएं कल करेंगे, गंगा नदी को आगे प्रवाहित करेंगे और उत्तराखंड के बाद में गंगा को लेकर चलेंगे यूपी और फिर बंगाल की खाड़ी में भेज करके विदा कर देंगे। ठीक है भाई, कल पढ़ते हैं। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।